हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं आपके साथ सुमन पूनिया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे पढ़ाई पे। बच्चों का क्वेश्चन होता है कि कैसे पढ़े, हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, या तो कुछ दिन हो गए छोड़े हुए पढ़ाई को, या फिर जो पीछे की असफलता है वो रीजन हो सकता है। तो देखो, मैं यही कहूंगी कि अचानक से कुछ नहीं होगा, कि अचानक से ये नहीं होगा कि आज ही आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ पाओ। धीरे 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 करके आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लिया, ऐसे नहीं है कि आज आप 5 मिनट पढ़ लोगे कि मैडम ने कहा धीरे धीरे करके पढ़ना, आज 5 करूंगा कल 10, उससे आगे ऐसे नहीं। कम से कम आज जो फर्स्ट डे है या कल आपका फर्स्ट डे होगा, तो उसके अंदर कम से कम 1.5 से 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन आप उसमें थोड़ा आधे घंटे और ऐड कर दो, फिर उसके बाद और ऐड कर दो, ठीक है। एक तो ये है आपकी प्रोसेस करनी है, इस तरह से बढ़ाना है टाइम को। दूसरा है आपका कि सबसे पहले जब आप फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो आपको सरल सब्जेक्ट लग रहा है, सबसे बढ़िया, जिसमें आपकी सबसे अच्छी रुचि है, उस सब्जेक्ट को उठाओ। आप क्या करते हो, सबसे पहले जो हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट लगता है या हार्ड टॉपिक होता है वही उठा के बैठ जाते हो। फिर उसमें आप घबरा जाते हो कि क्या करूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे ये सिलेक्शन नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगा। ये ऐसे क्वेश्चन, फिर बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं मन के अंदर। तो सबसे पहले आपको सरल से सरल, जो आपको पसंदीदा सब्जेक्ट है उसको उठाओ, उसके अंदर भी आप पसंदीदा टॉपिक देखो। और मैं आपको डेली एक वीडियो दे रही हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए। देखो, मेरे वीडियो देखने से क्या फायदा होगा कि मैंने पूरे एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो यहाँ लाई हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बेसिक से बेसिक चीज समझाई जा रही है कि किस तरह से ये होता है। जैसे एनसीईआरटी है, लेकिन उसके अंदर एक पूरा का पूरा ऐसे सीक्वेंस के अंदर लिख रखा है, कुछ ऐसे क्रम वाइज नहीं लिख रखा है कि जैसे मैंने कल आपको मूल के क्या बताए थे, प्रकार बताए, या उसके जो रूपांतरण, तो चलो सॉरी आज करेंगे, उसके प्रकार बताएं कि किस तरह से कौन कौन से प्रकार होते हैं, या उसके क्षेत्र मैंने बताए, ठीक है। तो वो उसके अंदर डायरेक्ट दे रखा है कि उसके एग्जाम्पल दे दिए और फिर इसको बता दिए कि ये इसका प्रकार है। मैंने तो यहाँ आपको, जैसे आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ऐसे करते हो, उसी तरह से बताया, तो उसी तरह आप ज्यादा पकड़ पाओगे। तो इसलिए आप सबसे पहले मेरी वीडियो देखो, उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी उठा के पढ़नी है। फिर आपको एनसीईआरटी अच्छी लगने लगेगी, बढ़िया लगने लगेगी पढ़ने में, क्यों, यहाँ आप पूरा समझ जाओगे। फिर आपको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके यदि टाइम बढ़ाओगे तो निश्चित आपका 6 से 7 दिन के अंदर गारंटी लेती हूँ कि आप 10 से 12 घंटा पढ़ने की लत पड़ जाएगी आपको। जैसे एक व्यक्ति को नशे की लत पड़ती है, वैसे आपकी पढ़ाई की लत पड़ जाएगी। इस तरह से पढ़ना यदि स्टार्ट करोगे, और ये नहीं है कि कुछ नहीं, ऐस आराम करके मैं तो 2 घंटा पढ़ के निकल जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो भाई इसके लिए तो मैं नहीं कह सकती कि आप 2 घंटे डेली पढ़ के आप एग्जाम पास कर लोगे। मेहनत करनी पड़ेगी, उससे पहले आपको अंदर से तैयार होना पड़ेगा, जुनून जगाना पड़ेगा। देखो, कहते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो उस चिड़िया से जिसने घोंसला बनाया, पूछो उस चिड़िया से जिसने घोंसला बनाया, दर दर की ठोकरें खाकर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वो जो चिड़िया घोंसला बनाती है ना, वो एक तिनके तिनके के लिए भाग कर जाती है, कहीं से दर दर भटक कर वो तिनका तिनका इकट्ठा करती है, फिर जाकर उसका घर यानी घोंसला बनता है। तो यदि आपको अपनी जिंदगी परफेक्ट बनानी है, आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, आपको लैब असिस्टेंट बनना है, तो आपको वो छोटे से छोटा टाइम जो आपने मैनेजमेंट कर रखा है, उसको इम्पोर्टेंट समझ के अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उसको बेकार नहीं गवाना है। फिर जाके आपकी तैयारी अच्छी होगी, जिससे आप लैब असिस्टेंट बन जाओगे डेफिनेटली। इस तरह से पढ़ना है,
चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? एक आप मेरा वीडियो पूरा देखा करो स्टार्ट से लेकर एंड तक, और उसके अंदर यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में डाल दिया करो, ठीक है? जिससे मैं आपको उसी कमेंट के अंदर या नेक्स्ट डे जब आएगा तब क्या है आपको मैं बता दूंगी उसके, ठीक है? देखना है। और पीछे के जो लेक्चरर है, जैसे आप एक तो बीच से मत देखो, आप मेरे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में जाकर वहां आपको सब मिलेगा, सीक्वेंस से मिलेगा, भाग 1 भाग 2 भाग 3 इस तरह से, ठीक है? जैसे अभी हम अपन ने ये आवर्त विजित पादक वाला ये स्टार्ट किया है, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। उसके पहले आपको सॉरी ये दूसरा, हाँ तीसरा लेक्चर हो गया। उसके पहले जो हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा था उसके हमने 8 या 7 लेक्चर देख लिए हैं, वो आप क्रम से पढ़ना, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दे रखा है वैसे पढ़ना। यदि आप बीच से पढ़ोगे तो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी स्टार्ट से अगर पढ़ोगे तो वो आगे से आगे जुड़ता जाएगा। बीच में पढ़ोगे तो आधा अधूरा नॉलेज होगा, और आधा अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होगा। स्टार्ट से पढ़िए और पूरा पढ़िए, और अपने जिंदगी में ठान लीजिए कि मेरे को लैब असिस्टेंट बनना ही है। एक बड़ा सा चार्ट लीजिए, उस पर चिपका लीजिए कि आई एम लैब असिस्टेंट, तो डेफिनेटली आप उसको दिन में देखोगे जितनी बार, आपके मन में अंदर से अंदर आत्मा जागेगी कि हाँ मेरे को इसके लिए पढ़ना है, हाँ मेरे को लैब असिस्टेंट बनना है। तो चलिए हम पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों की या आवर्त बीजी पादपों की आकारिकी। उसके अंदर हमने बेसिक जो मूल जो है उसके बेसिक कैरेक्टर्स देख लिए थे, और उसके जो पार्ट्स है वो हमने देख लिए थे, और क्षेत्र जो एरिया उसका क्या कहलाता है वो भी हम लोगों ने देख लिए थे। आज एक छोटा सा टॉपिक बचा है मूल के रूपांतरण, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण यानी हमने कल कैरेक्टर्स के अंदर इसके अंदर देखा था कि जो मूल जो है वो क्या करती है, भोजन संचय कर सकती है, आरोहण वो सॉरी यानी कि जो क्या करती है, एक तो भोजन संचय कर सकती है, एक यांत्रिक सहारा प्रदान कर सकती है। ये दो बात मैंने आपको कल उसके सामान्य लक्षण के अंदर बताई थी। तो देखिए वही है कि मूल अपने रूप को बदलकर, सबसे पहले आप जो भी कुछ पढ़ो उसके टॉपिक पे जो वर्ड है उन पे शब्दों पे ध्यान दो। ये क्या बोल रहे हैं, रूपांतरण, रूप का बदलना, रूपांतरण यानी अपना रूप चेंज करके। जैसे मूल हमने क्या देखी, ये पृथ्वी, इसके अंदर ये लंबी मूल और इसके प्राथमिक और द्वितीयक, इस तरह से ये मूल थी। ये आपकी मूसला मूल हो गई, टैपरूट। उसके बाद एक ही पृथ्वी भूमि के एक ही जगह से तने के आधारीय भाग से कई सारी जो मूल निकल रही थी उसको हमने क्या, फाइबर्स रूट यानी झकड़ा मूल देखा, ठीक है? तो ये अपने इस रूप को चेंज कर लेगी, रूपांतरित कर लेगी, ठीक है? जैसे ये क्या करेगी, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो क्या कर लेगी, इस तरह से ये भोजन का संग्रह करती जाएगी, ठीक है? ये क्या करती जाएगी, भोजन का संग्रह करती जाएगी। ये इनकी कोशिकाएं क्या कर रही है, भोजन का संग्रह करके और अपने आकार को फुला लेगी या बड़ा कर लेगी, ठीक है? और इससे फिर जो प्राथमिक और द्वितीयक मूल वो छोटे छोटे निकलेगी, ठीक है? तो ये होती है भोजन संचय के लिए। तो इसके हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भोजन संचय के लिए, भोजन संचय के लिए, भोजन संचय के रूप में इसके सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको कि भोजन संचय के अंदर क्या क्या आता है। एक आपका मूली, जो आप डेली सलाद के अंदर खाते हो, मूली। दूसरा आपका गाजर, तीसरा आपका शकरकंद, और एक आपका चौथा शलजम, ठीक है? इस तरह से ये क्या है, ये है आपकी भोजन संचय के लिए रूपांतरित मूल, ठीक है? भोजन का संचय करने के जो रूपांतरित मूल है वो क्या है, मूली है, गाजर है, शकरकंद है और शलजम है। तो आप मेरे को बताइए, शकरकंद जो मैंने 3 प्रकार बताए थे मूल के, रूट के, जो मैंने मूसला मूल, झगड़ा मूल और उपस्थानिक मूल, तो जल्दी से मेरे को कमेंट में बताइए कि शकरकंद किस प्रकार की मूल है। जल्दी से बताइए, ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, और यदि आपने पूरा वीडियो मेरा देखा है या ध्यान से पढ़ा है तो फटाक से आप आंसर दोगे।
जल्दी से बताइए, शकरकंद किस प्रकार की मूल है? यदि आप लोग बाद में यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो भी आप जस्ट देखते ही मेरा कमेंट लिख दीजिए, जिससे पता चलेगा आपका नॉलेज, खुद को भी ऐसे लगेगा कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ा कल का और मेरी याद भी है, तो अच्छा लगेगा, अंदर से एक अलग फीलिंग आएगी जिससे आपको रुचि बढ़ाएगी पढ़ाई में। ठीक है, तो हाँ जल्दी से कमेंट लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगी सबके। चलो, शकरकंद क्या है? एक आपकी अपस्थानिक मूल है, अपस्थानिक मूल है, यानी कि जो शकरकंद का पौधा है उसके तने से निकल रही है। अपस्थानिक मूल के में मैंने क्या बताया था कि मूलांकुर से न, इसका अपस्थानिक मूल का निर्माण मूलांकुर से न होकर पादप के किसी अन्य भाग से होता है, उसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं। ठीक है, तो शकरकंद जो है वो आपकी कैसी है? अपस्थानिक मूल है। मूली, गाजर, ये अपने जैसे इसको ये भी बोला जाता है, मूली क्या है? मूली कैसी होती है? तर्कु रूप होती है, इस तरह से तर्कु रूप। ठीक है, यहाँ बना के बताती हूँ, इस तरह से यहाँ इसके ऊपर पत्ती होगी और तना बिल्कुल मूली के अंदर बिल्कुल मामूली सा होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, उसके ऊपर क्या निकलती है? पत्तियां निकलती हैं। फिर उसके बाद इस तरह से ये मूली होती है। तो देखो इसको हम क्या कहेंगे? तर्कु रूपी, तर्कु रूपी। ठीक है, गाजर, गाजर हम देखें तो इस तरह से शंकु के आकार की गाजर हो, यानी कि यहाँ बना देती हूँ, इस तरह से शंकु के आकार की क्या पाई जाएगी? गाजर पाई जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं शंक्वाकार या शंकु रूपी। ठीक है, शंकु रूपी आपकी गाजर होगी, और शकरकंद है वो भी आपकी किस तरह की होगी? इस तरह से इसका अनियमित आकार या फिर इस तरह से ये तर्कु रूपी रूप में आ जाती हैं। इसका ये पूछा जाता है कि शकरकंद जो मूल है, जो रूट है, उसका प्रकार कैसा है? तो कैसी है? अपस्थानिक मूल है, ये याद रखना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सलजम जो है, सलजम किस प्रकार का होगा? सलजम आपका इस तरह से होगा, यहाँ प्राथमिक द्वितीयक और वो जब मिलेगी और ये खुलकर अपना इस तरह का आकार बना देगा। ठीक है, यानी कुंभी रूपी। ठीक है, तो ये थे आपके भोजन संचय के रूप में जो कौन कौन सी मूली, गाजर, शकरकंद और सलजम जो आपका क्या कर रही थी? भोजन का संचय कर रही थी। इनकी कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? भोजन को इकट्ठा करके और भोजन का संचय कर लेती हैं। अब हम ब पार्ट पे आते हैं। एक आपने सुना होगा बरगद का पेड़, सुना क्या? देखा भी है, बरगद का पेड़। ठीक है, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, उसके अंदर क्या है? जैसे ये क्या, इस तरह से ये बरगद का पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है बरगद का, इससे क्या निकलती है? ऐसे ऐसे रेसे से दिखाई देती है ना, कि इनके जो शाखाएं जो है, शाखा से लटकी हुई क्या दिखाई देती है आपकी? रूट होती है वो। ठीक है, लटकी ऐसे फाइबर जैसे, तंतु जैसे निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं रूट, अपस्थानिक मूल। ये क्या है? आप बरगद की अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक, ये क्या है? अपस्थानिक मूल। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोप रूट, प्रोप रूट। ठीक है, ये भी रूपांतरण है। ये क्या है? किसके लिए है? ये इसको यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, यानी कि ये बड़ा सारा पेड़ अगर इसके ऊपर बड़ा वजन हो जाएगा तो ये क्या है? गिर सकता है, टूट सकता है, इसलिए ये इनको क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, जो क्या है? प्रोप रूट, यानी बरगद के पेड़ का जो अपस्थानिक मूल है वो क्या कहलाती है? आपकी प्रोप रूट कहलाती है। ठीक है, और इसका काम यदि पूछे तो क्या काम होता है? यांत्रिक सहारा, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। ठीक है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना बरगद के पेड़ का, यानी कि भोजन संचय के रूप में और यांत्रिक सहारा प्रदान करने के रूप में।
तो आपकी कौन सी है, बरगद की प्रोप रूट। प्रोप रूट, बरगद की प्रोप रूट है वो कैसी है, अपस्थानिक मूल है। क्यों? क्योंकि इसका मूलांकुर से निर्माण नहीं हुआ है, ये जो बरगद का पेड़ है उसकी शाखाओं से निकली है। ठीक है। एक दूसरा और आता है जो क्या है, आपका यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए गन्ने की जो अपस्थानिक मूल है, अपस्थानिक मूल, इसको बोला जाता है अवस्तंभ मूल। नाम याद रखना, इनका नाम पूछा जाता है। प्रोप बरगद के पेड़ में कौन सी मूल पाई जाती है, तो उसमें प्रोप रूट दे देंगे, अवस्तंभ मूल दे देंगे, और ये तर्करूपी, शंकुरूपी, इस तरह का आपकी नाम दे देंगे। तो आपको याद रखना है बरगद के पेड़ में कैसी होती है, प्रोप रूट होती है। गन्ने के अंदर पूछे तो कैसी होती है, अवस्तंभ मूल होती है। ठीक है। तो गन्ने की तो मैं बता देती हूँ कि किस तरह से, ये देखो ये है गन्ना, इसके अंदर आपका निचली जो प्रोसंधि होती है, गन्ने की जो निचली प्रोसंधि होती है वहां से निकलती है, क्या निकलती है, अपस्थानिक मूल निकलती है। और कहाँ जाती है, जमीन के अंदर जाती है। क्योंकि गन्ना लंबाई में वृद्धि करेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा तो ये टूटने का डर होगा। वैसे ही जैसे बरगद का पेड़ लंबाई में वृद्धि कर गया और ऊपर वजन यदि ज्यादा होगा तो टूटने का डर होगा, जिससे इससे क्या निकल जाती है, शाखाएं निकल जाती है, जिससे इसका दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे ही ये गन्ना है, ये लंबाई में वृद्धि कर रहा है। ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्या है, लंबाई में वृद्धि करेगा या ज्यादा तेज हवा या आंधी आएगी तो ये क्या है, टूटने का डर रहेगा, गिरने का डर रहेगा। इसके लिए ये प्रकृति का नियम है कि इन्होंने क्या निकाल दी, अपस्थानिक मूल निकाल दी। अब अपस्थानिक मूल जो निकलकर जमीन के अंदर जाएगी तो इसको सहारा मिलेगा, यानी ये गिरेगा नहीं। तो गन्ने की जो ये मूल है, ये निकल रही है, याद रखना इसको क्या बोला जाता है, अवस्तंभ मूल बोला जाता है। याद रखना, भूलना नहीं है। बरगद की प्रोप रूट, गन्ने की अवस्तंभ मूल। ठीक है। गन्ने की अवस्तंभ मूल और बरगद की प्रोप रूट, ये क्या है, दोनों की दोनों क्या करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ठीक है। पादप को क्या करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अब देखो चौथे पॉइंट पे आ जाइए, तो मैं यहां बता देती हूँ चौथा पॉइंट। देखिए एक आपने देखा होगा कि जो दलदली क्षेत्र है, सबसे पहले इसका मैं बता देती हूँ, श्वसन मूल। श्वसन मूल जैसे दलदली क्षेत्र या लवणीय क्षेत्र, यानी कि जहां लवण की मात्रा ज्यादा होती है, दलदल का क्षेत्र होता है, उस दलदली या लवणीय क्षेत्र में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि वहां ऑक्सीजन नहीं होती है। इसलिए पादप को चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। तो दलदल वाले क्षेत्र में क्या है, जैसे ये पेड़ है आपका, और इस पेड़ से क्या निकलती है, ऐसी निकली हुई आपको क्या दिखाई देगी, या आपने कहीं पिक्चर वगैरह या फोन के अंदर देखा होगा या टीवी के अंदर देखा होगा, इस तरह से निकली होती है ऊपर की तरफ मूल। ठीक है। उसको बोला जाता है श्वसन मूल। क्या बोला जाता है, श्वसन मूल। इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, राइजोफोरा। क्या है, राइजोफोरा, यानी राइजोफोरा की जो श्वसन मूल है वो क्या है, रूपांतरण में सहायक है, और ये क्या करती है, शोषण करने में सहायक है। ऐसे पूछा जाता है शोषण करने में सहायक कौन सी मूल है, तो शोषण मूल, या जिसका एग्जाम्पल पूछ लेंगे तो क्या है, राइजोफोरा। अब यहाँ याद रखना, ये जो शोषण मूल है ये अपस्थानिक मूल नहीं है। आप सोचोगे कि ये बाहर निकल रही है, ये अलग सी दिख रही है, तो ये क्या होगी, अपस्थानिक मूल होगी, नहीं बन, ये अपस्थानिक मूल नहीं है। ये यहाँ जो मूल निकली ना, वो ही मूल आगे जाकर यहाँ से क्या है, बाहर निकलती है। क्यों निकल रही है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ ये जगह कैसी है, दलदली या अधिक लवणीय क्षेत्र है, या लवणीय क्षेत्र में जो पादप पाए जाते हैं उनके अंदर क्या होता है कि इस दलदली क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ये अपने आप को क्या कर लेती है, रूपांतरित कर लेती हैं, जमीन से बाहर निकल कर आ जाती है। यानी कि रूपांतरित कैसे हुई, कि जैसे तने के जैसे, यानी मूल क्या है,
धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, लेकिन ये क्या है अपना रूपांतरण करके ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाती है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती हो जाती है, ऊपर की तरफ निकल जाती है, जिससे क्या है यहाँ जो वायु है, ऑक्सीजन है, उसको ग्रहण करती है, यानी कि वातावरण की जो वायु है वो ग्रहण करके और मूल के मुख्य मूल तक पहुंच जाती है और फिर पूरे पादप के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है श्वसन मूल। ठीक है, ये था आपके मूल के रूपांतरण, रूट ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब हम आगे जो हमारा टॉपिक है वो है तना स्टेम। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे स्टेम यानी तने को पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाक से, 1 मिनट लगनी चाहिए, 1 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए, फटाक से नोट कीजिए, क्योंकि साथ साथ में आप क्या है नोट करोगे तो आपकी साथ साथ में तैयारी होती जाएगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं नहीं अभी नहीं, मैं बाद में नोट कर लूंगा या बाद में नोट कर लूंगी, तो फिर वो टाइम निकल जाएगा और आपका नोट हो भी नहीं पाएगा। चलो हो गया नोट। अगला हमारा पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट, तना यानी स्टेम। तना यानी स्टेम, इसके हम देखते हैं सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण इनके क्या है? ठीक है, सामान्य लक्षण की यदि बात करें तो कल हमने मूल के अंदर क्या देखा था कि ये गुरुत्वानुवर्ती होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक जलानुवर्ती। तो वो इनका उल्टा हो जाएगा कि ये क्या है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती या फिर आपका जलानुवर्ती, और धनात्मक क्या हो जाएगा प्रकाशानुवर्ती। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। ठीक है, ये आपका जैसे आपने मूल के अंदर देखा उसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का पॉइंट आप देखिए कि ये तना किसके द्वारा निर्माण होता है। हमने क्या देखा था, एक भ्रूण था, उस भ्रूण के अंदर क्या थी आपकी कुछ कोशिकाएं क्या बना रही थी प्रांकुर, और कुछ कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही थी मूलांकुर। तो इनका निर्माण किससे होता है, प्रांकुर से होता है। इसका तने का निर्माण प्रांकुर से होता है, जो क्या बनाता है, जो प्ररोह तंत्र का एक भाग है। प्ररोह तंत्र का भाग है। तना जो है वो क्या है, प्ररोह तंत्र का भाग है। अब देखो प्ररोह तंत्र के मैंने क्या कहता है कि जमीन के नीचे का है उसको हम क्या कहते हैं रूट सिस्टम, और जो जमीन के ऊपर का भाग है जिसको हमने क्या सूट सिस्टम का, सूट सिस्टम कहीं तो प्ररोह तंत्र, सूट सिस्टम इंग्लिश में बोला जाता है सूट सिस्टम। ठीक है, तो सूट सिस्टम के अंदर क्या आता है, मैंने कल आपको बताया था तना आती है, पत्ती आती है, उसके बाद शाखाएं आती है, फल आता है, पुष्प आता है। तो तना किसका भाग हुआ, प्ररोह तंत्र का, मूल तंत्र का नहीं, प्ररोह तंत्र का भाग है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखो चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि तने के जो क्षेत्र, तने के भाग या क्षेत्र, जैसे हमने क्या है मूल के क्षेत्र देखे वैसे ही हम क्या देखेंगे तने के क्षेत्र देखेंगे। जैसे इस तरह से ये तना है, इसके 2 क्षेत्र होते हैं, कितने 2 क्षेत्र हैं। जैसे मूल के अंदर हमने 4 देखे वैसे ही इसके अंदर क्या है, कितने क्षेत्र हैं, 2 क्षेत्र हैं। ये देखो, ये इनको बोला जाता है प्रोसंधि। क्या बोला जाता है, प्रोसंधि, इंग्लिश में कहते हैं नोड। ठीक है, और ये जो इसके बीच वाला भाग हुआ इसको बोलते हैं परो या पोरी।
ओरियम, इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनोड, इंटरनोड, ठीक है। परो संधि और आपकी परो और परो संधि, ये आपके लिए क्या हो गए, दो क्षेत्र हो गए। परो संधि यानी नोड और आपकी इंटरनोड यानी परो, ठीक है। अब देखो यहां से निकलती है कली। सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था कि जो प्रांकुर है उससे एक परण निकलेगी और वो परण आगे जाकर क्या है, फिर एक तने का निर्माण करेगी और उस तने से कलिकाएं निकल जाएगी, छोटी सी कलिका निकलेगी, इसको कहेंगे कक्षीय कलिका, ठीक है। और जो अंत में, जो तने की अंत की जो कलिका होती है उसको बोला जाता है अक्षीय कलिका, अंतस्थ कलिका, अंतस्थ कलिका, ठीक है। बाकी जितनी भी है अंतस्थ, ऊपर की अंतस्थ कलिका को छोड़कर बाकी जितनी भी है वो क्या कहलाती है, आपकी कक्षीय कलिका कहलाती है, ठीक है। ये याद रखना। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि किस तरह से कौन सा नोड है कौन सा इंटरनोड है। जैसे ये मैंने लिया है तने का स्टेम, उसका गन्ने का स्टेम लिया है, ठीक है। उसके अंदर ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो यहाँ जैसे गांठ जैसी, इसको गांठ भी बोला जाता है, ठीक है। ये दिख रही है ना संरचना, इसको बोलते हैं परोसंधि यानी नोड, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, नोड। ये है आपकी नोड, जैसे मैंने एक ये नोड एक ये नोड, दो नोड के बीच का जो एरिया है, इन दो नोडों के बीच का जो एरिया है उसको बोला जाता है परो यानी इंटरनोड बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, इंटरनोड यानी परो बोला जाता है, ठीक है। या पोरी कह सकते हैं हम, आम भाषा में बोलते हैं ना गन्ने की पोरी। ये बीच का जो भाग है वो क्या हुआ, पोरी हुआ, और ये क्या कहलाती है, परोसंधि। अब देखो कलिका कहाँ से निकलेगी, बीच से नहीं निकलेगी, कलिका कहाँ से निकलेगी, परोसंधि से निकलेगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कलिका कहाँ से निकलती है या कलिका का निर्माण कहाँ से होता है, तो परो दे देंगे, परोसंधि दे देगा, या दोनों दे देंगे, या चौथा ऑप्शन होगा इसमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, हमेशा परोसंधि यानी गांठ से क्या निकलती है, कलिका निकलती है। तो ये थे आपके तने के सामान्य लक्षण। और उसके बाद हम देखते हैं, चलो मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ किस तरह से तने का निर्माण होता है। जैसे ये हमने क्या देखा, ये इसके अंदर जो बीज बोया उससे क्या निकला, आपका प्रांकुर है और नीचे मूलांकुर मूल निकली, ऊपर प्रांकुर से ये सबसे पहले एक क्या निकली, आपकी परण निकलती है। इस तरह एक बीजपत्री होगा तो एक परण होगी, और द्विबीजपत्री होगा तो दो आपकी परण होगी, ठीक है। इस तरह से ये थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, इस तरह से ये आपकी परण है, ठीक है। अब चलो परण का मैं थोड़ा सा नॉलेज देती हूँ आपको, क्या होता है, इस तरह से ये होती है आपकी परण, ठीक है। इसको बोला जाता है पूरे को स्तरिका या लेमिना बोला जाता है, ठीक है। ये हम आगे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे परण का जब टॉपिक आएगा वहां, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बताना जरूरी है, वो क्यों, अब आगे समझ जाओगे। देखिए इससे निकलती है इस तरह से सिरा तथा सिलिका, इस तरह से आप देखना परण उठा के देखना, आप अपने आसपास बहुत सारे पौधे होंगे उनकी परण को उठा के आज ही देखना और देखना, इस तरह से ये पूरा ये हाथ जैसी संरचना है उसको हम बोलते हैं स्तरिका या लेमिना बोला जाता है। और उसके बीच में एक इस तरह की एक लंबी सी लाइन दिखाई देगी, इसको बोला जाता है मिड रिब। क्या बोला जाता है, मिड रिब यानी मध्य सिरा। क्या बोला जाता है, मध्य सिरा। इनसे कई सारी इस तरह से सिरा, इनको बोलेंगे हम सिरा, और ये जो सिरा के ऊपर निकली है उसको बोला जाता है सिरिकाएं। क्या कहते हैं, सिरिकाएं। ये है आपकी सिरिकाएं। इस तरह से ये हुआ आपका परण, और इस परण का यहाँ ये है पर्णवृत्त और परिणाम आधार, ये पर्णवृत्त और ये परणाधार। परण के तीन भाग अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब परण का टॉपिक आएगा, लेकिन यहाँ क्यों बताना जरूरी हुआ वो देखो। जैसे द्विबीजपत्री पादप, उसमें क्या निकली, दो परण निकली, ठीक है। अब क्या होगी, इन दो परण, ये दोनों परण झड़ेगी इस तरह से, इसकी जो ये वाली है, यानी सबसे पहले ये भोजन बना के कोशिकाएं में वृद्धि करेगी, और ये वाली झड़ जाएगी। क्या झड़ जाएगी, केवल मिड रिब बच जाएगी, और इनकी सीरा तथा सिरिकाएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ बना देती हूँ, इसका डायग्राम दिख रहा होगा, हाँ मैं यहाँ बना दिया। जैसे मैं एक बीजपत्री की मान के चलती हूँ, ये है इसकी मिड रिब, यानी पहले ये क्या थी, परण थी, और इसका ये इसकी बाहर की जो
सीरा तथा सीरिकाई थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, वो खत्म हो गई। तो इस तरह से ये एक क्या रह गई, मिड रिब रह गई। अब ये मिड रिब क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी तना, प्रारंभिक तना, जो मैंने क्या कहा था, ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रीन कलर का होता है। फिर ये जैसे जैसे कोशिकाओं में वृद्धि करता जाता है और फिर ये क्या बना लेता है, क्या अपने यानी कि हरी कलर इसका नष्ट हो जाता है और ये ब्राउन कलर का होता जाता है। ठीक है, अब देखो इसके भी ऊपर की जो तना वृद्धि कर रहा है, ये ऊपर की तरफ वृद्धि कर रहा है, ये क्षेत्र भी क्या कहलाता है, मेरिस्टेमी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरिस्टेमी क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, अब ये आपका क्या हो गया, तना हो गया। इनसे फिर तने के मैंने क्या बताया, तने के अंदर क्या बनेगी, प्रो तथा प्रोसंधिया। प्रोसंधिया से जैसे ये बन गई प्रोसंधिया, इनसे क्या निकलेगी, अक्षीय कलिका से क्या निकलेगी, कलिका निकलेगी। ठीक है, और ये कलिका फिर क्या बनाएगी, पर्ण बनाएगी। इस तरह से ये क्या बनाएगी, पर्ण बनाएगी। ठीक है, इस तरह से ये पर्ण बनाएगी। अब फिर यही पर्ण क्या होगी, इन पर्ण की सिर्फ क्या रहेगी, मिड रिब रहेगी, मध्य शिरा रहेगी, और फिर इनसे क्या निकलेगी, कलिकाएं, और कलिकाएं से फिर क्या बनाएगी, पर्ण। इस तरह से पौधे का आगे से आगे बढ़ता जाता है, पौधे के भाग आगे से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, सबसे पहले पर्ण का निर्माण होता है और पर्ण ही भोजन बनाकर, क्योंकि भोजन निर्माण कौन करती है, एक पौधे में पर्ण भोजन का निर्माण करती है। वो भोजन का निर्माण करके कोशिकाओं में वृद्धि करती जाती हैं और फिर इनकी जो शिरा और शिलिकाएं हैं वो नष्ट होती जाती हैं और वो एक किसका रूप ले लेती है, तने और शाखा, इस तरह से टहनियों का रूप ले लेती हैं और आगे फिर उस पर अक्षय कलिका होती है, वहां से कलिका निकलती जाती है और वो उनसे क्या है, पर्ण निकलती जाती है। ठीक है, फिर एक पुष्प का भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इस तरह से पुष्प उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये था हमारे तने का पूरा सामान्य लक्षण। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, कल हम क्या देखेंगे, तने के जो रूपांतरण है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तने का रूपांतरण है और ये आपका तने के सामान्य लक्षण दे रखे हैं। उसके बाद आपकी आएगी पर्ण। ठीक है, तो कल अपना तने का खत्म हो जाएगा टॉपिक और आगे पर्ण का स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और अपना पूरा का पूरा फोकस कहाँ रखना है, पढ़ाई के अंदर रखना है। ठीक है, ओके। और जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लिया करो, कमेंट डाल दिया करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है लैब असिस्टेंट का या जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे किसी को फायदा हो।